नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। रुक करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। भारत की G20 अध्यक्षता में हासिल किए गए महत्वपूर्ण परिणामों को साझा करने पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे तक 10.96% हुआ मतदान। 230 सीटों पर मतदान जारी। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। पीएम मोदी ने की युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे तक 5.71% हुआ मतदान। दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग जारी। चुनावी मैदान में 958 उम्मीदवार। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री ने हर वोट को लोकतंत्र के लिए बताया बहुमूल्य। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और लगातार संघर्ष जारी है। गाजा और इजराइल के बीच लगातार वहां से आ रही हैं खबरें, जिस पर रहेगी हमारी खास नजर। और आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है फाइनल में। भिड़ंत होने वाली है इस रविवार को भारत के साथ। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अगुवाई करने वाले हैं। भारत वर्चुअल प्रारूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें 8 मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारत की पहल पर इस मंच पर ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दे को रखना और दुनिया को इन समस्याओं से वाकिफ कराना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्लोबल साउथ के देशों को सशक्त आवाज देने का काम भारत मुखरता से करता रहा है। इस कड़ी में भारत एक बार फिर से इन देशों के मुद्दों को मंच देने जा रहा है। शुक्रवार यानी 17 नवंबर को दूसरा ग्लोबल साउथ समिट होने जा रहा है। दूसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारत की G20 की अध्यक्षता में इस साल जनवरी महीने में पहला ग्लोबल साउथ समिट आयोजित हुआ था, जिसके बाद ये दूसरा सम्मेलन होगा। इस साल जनवरी में हुए पहले ग्लोबल साउथ समिट के दौरान दुनिया के 125 देश शामिल हुए थे, जिन्होंने विकासशील और अविकसित देशों के तमाम जरूरी मुद्दों और दृष्टिकोण को साझा किया था। शुक्रवार को होने वाले दूसरे वॉइस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन को 10 सत्रों में बांटा गया है, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर आपसी चर्चा होगी। समिट के उद्घाटन और समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से तमाम देशों के प्रमुख समेत अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। The inaugural session led by Prime Minister Shri Narendra Modi will commence at 10 o'clock in the morning. This would be followed by 4 parallel ministerial sessions beginning at 12:30 p.m. These will include the sessions by Ministers of Foreign Minister, EM, Education, Finance and Environment. In the afternoon, 4 more parallel sessions, parallel ministerial sessions are scheduled. These will begin at 4 p.m. These will include the sessions again by EM as by the Ministers of Energy, Health and Commerce. उद्घाटन सत्र का थीम है एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ, जबकि समापन सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए एक साथ। इसके अतिरिक्त मंत्री स्तरीय 8 सत्र भी इस सम्मेलन के दौरान होंगे, जिनमें विदेश मंत्रियों का सत्र भारत और ग्लोबल साउथ बेहतर भविष्य के लिए एक साथ काम करना, शिक्षा मंत्रियों का सत्र मानव संसाधनों को भविष्य के लिए तैयार करना, वित्त मंत्रियों का सत्र जन केंद्रित विकास का वित्त पोषण,
पर्यावरण मंत्रियों का सत्र, लचीले जलवायु और जलवायु वित्त के लिए स्थायी समाधान, विदेश मंत्रियों का सत्र, ग्लोबल साउथ और साझा विकास, ऊर्जा मंत्रियों का सत्र, सतत विकास के लिए किफायती और समावेशी ऊर्जा, स्वास्थ्य मंत्रियों का सत्र, ग्लोबल साउथ से साझा स्वास्थ्य के लिए समाधान, वाणिज्य मंत्रियों का सत्र, ग्लोबल साउथ और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं। दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष बढ़ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। वहीं तमाम बदलती सामाजिक आर्थिक वैश्विक चुनौती की वजह से विकासशील और अविकसित दुनिया के विकास में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही हैं। ग्लोबल साउथ समिट का उद्देश्य इन साझा चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को एक मंच पर लाना है ताकि मिलकर इन चुनौतियों से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत किस तरह से जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आज इस समिट के द्वारा एक सुदृढ़ खाका तैयार करेगा? जी, आपने ठीक कहा कि बेसिकली भारत जो डेवलपिंग वर्ल्ड की या ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है उसकी एक जो प्रायोरिटीज जब पहली ग्लोबल साउथ समिट हुई थी जनवरी में, तो ये एजेंडा था कि उनकी और उद्घाटन सत्र ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। मैं अपनी बात बताने से पहले एक्सेलेंसीज, एक तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक्सेलेंसी जी, दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। एक्सेलेंसीज, G20 आयोजन में ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं वो ऐतिहासिक क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता मिली। G20 में सबने माना कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में बड़े सुधार लाए जाएं और विकासशील देशों के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस देने पर जोर दिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पिछले कुछ सालों में सुस्त पड़ गए थे, उनमें तेजी लाने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया गया। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चल रहे पॉवर्टी रिडक्शन कार्यक्रमों को बल मिलेगा। G20 ने इस बार क्लाइमेट फाइनेंस पर अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आसान शर्तों पर क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए जाने पर भी सहमति बनी है। क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। इसी समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। वैश्विक DPI रिपोजिटरी बनाने पर भी सहमति बनी है। इसके अंतर्गत भारत अपनी क्षमताएं पूरे ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI शुरू किया था। अब G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है। भारत की इस पहल पर इस साल को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। G20 के तहत सुपर फूड मिलेट्स, जिसे भारत में हमने श्री अन्न की पहचान दी है, उन पर रिसर्च करने के लिए नया इनिशिएटिव लिया गया है। यह क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज के अभाव से उत्पन्न होने वाली फूड सिक्योरिटी की चिंताओं से लड़ने में ग्लोबल साउथ को सामर्थ्यवान बनाएगा। पहली बार G20 में सस्टेनेबल
और ओशन बेस्ड इकोनॉमी पर बल दिया गया है। ये ग्लोबल साउथ के स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें मैं लार्ज ओशन कंट्रीज मानता हूं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समिट में ग्लोबल वैल्यू चेन मैपिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए अहम फैसले लिए गए। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में एमएसएमई सेक्टर और व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। एक्सेलेंसी, वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़ें। जब मैं 5 C's की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्सेलेंसी, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मैंने ग्लोबल साउथ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि आज दक्षिण डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सेलेंस का उद्घाटन हो रहा है। G20 समिट के दौरान मैंने भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के लिए वेदर और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन विचारों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं और इतनी बड़ी मात्रा में आप सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I now request the Honorable Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi ji, to inaugurate Dakshin, the Global South Center of Excellence. Thank you, sir. I now invite the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन, जो वो ग्लोबल साउथ की जो समिट है दूसरी,
उसका जो उद्घाटन सत्र था उसमें बोल रहे थे। बहुत अहम बातें उन्होंने कही और आखिर में सबसे पहले जैसे ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस दक्षिण का लॉन्च भी प्रधानमंत्री द्वारा करवाया गया। उन्होंने बहुत अहम कहा कि पहली बार ये जो आवाज़ है ग्लोबल साउथ की, जिसे हम अग्रणी भारत की आवाज़ कहते हैं, उसे एक साझा मंच मिला है। उनका मानना है कि जिस तरह से G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मुखरता के साथ उठाया गया, उसी का एक परिचायक बनकर भारत आज यहाँ एक फैसिलिटेटर के तौर पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि पहली बार ग्लोबल साउथ की इस आवाज़ को ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ाने का वक्त अब आ चुका है। जो तमाम फैसले G20 की बैठक में लिए गए ग्लोबल साउथ की आवाज़ से जुड़े हुए, उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा वो ऐतिहासिक क्षण था जब स्थायी सदस्यता के लिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था वो इस बात की तस्दीक करता है कि तमाम ग्लोबल साउथ के जो देश है और तमाम जो देश G20 का पार्ट है वो इस साझा वक्तव्य को समझते हैं और उन्होंने अपनी हामी इस पर भरी, जिसमें तमाम वो बातें हैं कि कैसे ग्लोबल साउथ से जुड़े ये जो देश हैं वो अपनी आर्थिक प्रगति को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे। संभवतः जिस तरह से उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं जिनमें सुधार की बेहतरीन ज़रूरत है, इस पर इस डिक्लेरेशन में तमाम जो देश हैं मिलकर उन्होंने हामी भरी और साफ तौर पर जिस तरह से सस्टेनेबल फाइनेंस को कैसे हर देश तक सुनिश्चित किया जाएगा उस पर भी हामी भरी गई है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग को बहुत गंभीरता से G20 के इस मंच पर जब G20 में तमाम देश इकट्ठे हुए थे उसमें लिया गया, जिसमें ग्लोबल साउथ को तरजीह दी गई कि कैसे ग्लोबल ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये कैसे इन देशों तक सुनिश्चित करवाया जाएगा। और साथ ही साथ उसी का हमने एक कड़ी को आगे बढ़ते हुए देखा था, वो था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि बहुत से और देश इस अलायंस में जुड़ने चाहिए और ख़ास तौर पर क्योंकि ये ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी प्राकृतिक आपदा ख़ास तौर पर फ्यूल से जुड़ी हुई होती है तो उसमें साफ तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। DPI का फ्रेमवर्क, यानी कैसे जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं, सुदृढ़ करने की बात करते हैं, उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वहां तक उस पर भी कई काम हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिस किसी भी डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की हम बात करते हैं उसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया G20 में, उस पर भी हामी भरी गई। ओशन बेस्ड इकोनॉमीज कैसे अपनी आर्थिक प्रगति को आगे ले जा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, उसको लेकर भी G20 में निर्णय लिए गए। ये तमाम प्रधानमंत्री वो बातें रख रहे थे जिस तरह से G20 में ग्लोबल साउथ को लेकर जो तमाम बातें कही गई। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि कैसे ग्लोबल वैल्यू जो चेन है उसमें मैपिंग के ज़रिए कैसे हम अब सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, इसको लेकर भी अहम फैसले लिए गए, जिसमें कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर रहेगा। और इसी पूरे जो उद्घाटन सत्र में संबोधन प्रधानमंत्री ने दिया है उसी पर बात करने के लिए अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, प्रधानमंत्री का जो ये वक्तव्य है वो सशक्त तौर पर ये इशारा करता है कि ग्लोबल साउथ को इस मंच के जरिए एक साझा आवाज़ मिली है, ख़ास तौर पर जब हम क्रिएटिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंसल्टेशन और साथ ही साथ कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जैसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही स्टार्टिंग में ही कहा कि भौगोलिक तौर पर ग्लोबल साउथ हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है। अब क्या हुआ है कि उसको एक वॉइस दी गई है, एक आवाज दी गई है। ये जो सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की आज प्रधानमंत्री समिट का जो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने एट द कोर जिसे कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के उस पर डेवलपमेंट कोऑपरेशन को, चाहे वो आपने तमाम चीजें बताई जो प्रधानमंत्री ने की, क्लाइमेट फाइनेंसिंग से लेकर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ग्लोबल फ्यूल अलायंस को आगे बढ़ाना, उसमें और देशों को जोड़ना, पर कोर मैसेज प्रधानमंत्री का था कि हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम 100 से ज्यादा ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं 100 से ज्यादा हैं, उनको यूनाइट होकर डेवलपमेंट, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, और जैसे उन्होंने कहा डेवलपमेंट बाय द पीपल, डेवलपमेंट फॉर द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेके
उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इन देशों में रहती है और इनको अपने कलेक्टिव वेट असर्ट करना पड़ेगा जो प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं आज के। तो जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आपने देखा कि कई देशों के जो प्रमुख थे वर्चुअली जुड़े थे। मॉरिशस के पीएम थे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, भूटान के प्रधानमंत्री थे, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे, इथियोपिया, तंजानिया, कीनिया, मेडागास्कर, नॉर्वे, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, किर्गिस्तान। तो पूरा ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन थी, चाहे वो हमारे नेबरहुड के हो, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हो, चाहे पैसिफिक से हो, चाहे स्मॉल आइलैंड नेशन से हो, चाहे किर्गिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हो। तो क्लियरली ये कोशिश थी कि एक एजेंडा डेवलपमेंट का सेट किया जाए और सबकी भागीदारी से एक ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो दुनिया की वो आबादी जो इससे वंचित रही या उस तरह की अचीवमेंट का पार्ट नहीं बन पाई डेवलपमेंटल एजेंडा का, उसको कोर पे रखा जाए। जी अंकल। साथ ही अमृत, क्योंकि इसमें G20 में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि कैसे तमाम देश एक ही साझा प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने इन तमाम जो फैसले उसमें लिए गए उसको लेकर हामी भरी है। कितनी बड़ी जीत हम उसको मानते हैं जब हम ग्लोबल साउथ के इस समिट की बात करते हैं जिसमें भारत को मॉडरेटर, फैसिलिटेटर और सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में ये तमाम देश देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो पूरे देश भर में करीब 200 बैठकें की, 200 से ज्यादा बैठकें की, उसमें हमने ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज को फैक्टर इन किया जो रिफ्लेक्ट किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। उन्होंने कहा कि उस पर ये उन्होंने अपनी खुशी जताई कि सबसे बड़ी उपलब्धि या एक बहुत बड़ी उपलब्धि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जब हो रही थी, G20 का जब शिखर सम्मेलन संपन्न हो रहा था, तो अफ्रीकन यूनियन का जुड़ना उसमें एज अ परमानेंट मेंबर G20 का। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन G20 में आने से जो G20 की आउटलुक थी एक डेवलपमेंट की तरफ वो एड इन हुई। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, जो वो इसको अचीव कर पाए कि ग्लोबल साउथ की सिर्फ कंसर्न्स, एस्पिरेशंस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, पर उस समूह का एक इम्पोर्टेंट भाग बन गया अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने यूज किया अपनी अध्यक्षता G20 की इस एजेंडा को ब्रॉड बेस करने के लिए और डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ को उसका एक बहुत अहम पार्टनर बनाने के लिए। साथ ही अमृत, इसमें एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जिन मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी रिफॉर्म्स को लेकर G20 में चर्चा हुई थी, किस तरह से ये मंच भी सस्टेनेबल फाइनेंस की इस कड़ी को और मजबूत करेगा ताकि जब हम इन तमाम देशों के आर्थिक प्रगति से आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं उसका मार्ग प्रशस्त हो पाए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा रहेगा कि आपके जो ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, भारत लगातार कहता रहा है कि इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आपको करना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री ने आज भी सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस पे या समिट पर ये कहा कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जरूरत है दुनिया की इस वक्त, खास करके डेवलपिंग वर्ल्ड की। जिस तरह के चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहा है उसके जो फॉल आउट्स हैं वो सबसे भयानक रूप पे उन ग्लोबल साउथ पर दिखते हैं। मान लीजिए यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसका जो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर इंस्टेबिलिटी हुई, उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई, उसका सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ा? जो इकोनॉमीज वल्नरेबल थी, वल्नरेबल इकोनॉमीज ही तो आप ग्लोबल साउथ कहती हैं ना। तो वो प्रधानमंत्री ने आज अपने
ओपनिंग एड्रेस में कहा कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस, हमारी इस समिट का ये अहम फोकस रहेगा। अब जब ये मिनिस्टेरियल सेशंस होंगे तो इस मुद्दे पर कि कैसे इन लिंकेजेस को यूज किया जाए और कैसे जो रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, खास करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, उनको कैसे उनके रिफॉर्म को कैसे फैक्टर इन किया जाए और जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं वो सस्टेनेबल कैसे हों, वो कैसे जो वल्नरेबल इकोनॉमीज हैं या छोटी इकोनॉमीज हैं, जो स्मॉल आइलैंड नेशंस की इकोनॉमीज हैं, उनको, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा इन चीजों का फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, तो ये तो हमने उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन सुना है, इसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स भी होंगे इस सत्र से जुड़े हुए, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ एट 10 में आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। तो आप ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 11.61% मतदान हुआ है। राज्य की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। हम अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों की जो कि मध्य प्रदेश के हैं। हम बात करें भोपाल की, इंदौर, ग्वालियर, सीहोर से आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। सीधी से ये जो मताधिकार का उपयोग करती हुई वोटर आपको नजर आ रही हैं। छिंदवाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य की हॉट सीट की बात अगर करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3000 आदर्श मतदान केंद्र और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में राज्य के कद्दावर नेता भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में मताधिकार का उपयोग किया। माध्यमिक शाला जैत स्थित मतदान केंद्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मत अधिकार का उपयोग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से उम्मीदवार हैं। इंदौर 1 की बात की जाए, ये भी एक VVIP सीट है जहां से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपना वोट डाला। मतदान बूथ संख्या 88 पर
उन्होंने वोटिंग की। वोट डालने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने मतदाताओं से अपने घरों से निकलकर वोट डालने की अपील भी की है। मतदान होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनना चाहिए। मध्य प्रदेश देश के अंदर प्रजातंत्र का उत्सव बनाने वाला एक ऐसा प्रदेश है जहां अधिकतम मतदान करके हम मध्य प्रदेश की पहचान बनाएं। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले शिकारपुर के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उनके साथ सांसद नकुल नाथ और पुत्र वधू प्रिया नाथ भी मौजूद रहीं। इसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा के ग्राम शिकारपुर के मतदान केंद्र में नकुल नाथ और प्रिया नाथ के साथ मतदान किया। अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के एक पोलिंग बूथ पर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद नरोत्तम मिश्रा 150 से अधिक सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ की बूथ संख्या 74 पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान के बाद प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि राज्य में 5वीं बार उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और लोरमी से पार्टी के उम्मीदवार अरुण साव ने बिलासपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार हिस्सा ले रहे युवाओं से खास बात की, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ। आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान शुरू हो गया है। सब जगह से शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही हैं। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं। मानव साहू इस समय हमारे साथ हैं, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करके आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मानव, मत का आपने प्रयोग कर लिया, कैसा लगा जब पहली बार आप वोट डालने गए? पहली बार वोट डालने गया तो एक्साइटमेंट थी कि हाँ, हम अपना नेता चुन सकते हैं कि जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी करेगा। अच्छा, दूसरा, जब आप लोग वोट डालने के लिए जाते हो, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? जो यूथ, आप क्या सोचते हो कि किस तरह का नेता होना चाहिए, कैसे काम आपके करना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए कि हाँ, डिमांड्स पूरी करे और जो एमपी में जो वैकेंसी आती हैं नौकरी की, हर साल आनी चाहिए। अब जैसे 5-5 साल में वैकेंसी आती हैं। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं जो एजेड हो चुके हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो मतलब जब आप वोट डालने के लिए जाते हो, ये सारी चीज़ें जैसे यूथ है, एम्प्लॉयमेंट है और जो शिक्षण संस्थान है, यही सब रहता है या और भी कुछ चलता है? और भी रहता है। अब जैसे गरीब हैं, अब जैसे हमारी सड़क है, मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से अभी तक, उबड़ खाबड़ी है उसमें, कभी गड्ढे खुद जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। मतलब उस पर कुछ करवा दें, आरसीसी बस मेन सिटी में करवा देते हैं। यहाँ पर लाइट्स लगवा दी हैं, खम्भे लगवा दिए, बस अंदर तो देखो पहले। तो मतलब ऐसा नेता होना चाहिए जो विकास के कामों को प्राथमिकता दे। विकास ये सिर्फ आगे आगे कर रहे हैं, पीछे भी तो करना चाहिए। पूरे डबरा में विकास करो ना। तो ये आपने देखा, मानव साहू जो बता रहे थे कि जो रोजगार है ये इनके जहन में रहता है, विकास है वो जहन में रहता है, उसी आधार पर ये वोट करते हैं। और आप देखें, मानव साहू अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, ग्वालियर।
और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं। बिंद्रानवागढ़ और विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, अमामामोरा, ओड़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा नागेश, सैबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया। राज्य में सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ पर चुनावी अपडेट देने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाटन से जुड़ गए हैं अश्वनी मिश्र और अंबिकापुर से जुड़ गए हैं सोमेश पटेल। सबसे पहले आपके पास आएंगे हम अश्वनी। मैं पीछे देख पा रही हूँ लोगों की लंबी कतारें हैं जो अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं। अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है जिस बूथ पर आप खड़े हैं पाटन की अगर बात की जाए तो? आंचल अगर देखें तो लोगों का उत्साह जबरदस्त है। आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक आंकड़े जो 9 बजे तक इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, वो 5.71% मतदान हुआ है। 10 से ज़्यादा बज रहे हैं, 10:30 से ज़्यादा बज रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये आंकड़े काफ़ी बढ़ चुके होंगे। पिछली बार अगर देखें तो जिस तरीके से देखें आप, यहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई है, बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक आदर्श मतदान केंद्र है, पाटन का आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो है बड़ी एक ये जो बूथ है यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था की गई। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई अगर उनको कतारों में रहने की जगह बैठना पसंद हो। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं तैनात हैं। जैसा कि अब इससे पहले आपने बताया 727 संगवारी बूथ बनाए गए हैं इस चरण में। पिछले चरण में ये 200 से ज़्यादा थे, यानी कि 927 संगवारी बूथ बनाए गए हैं पूरे के पूरे। अगर देखें छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान हुआ था। इसके अलावा 12 सीटें अभी इस दुर्ग संभाग की, 24 सीटें बिलासपुर संभाग की, 20 सीटें जो है रायपुर संभाग की, 14 सीटें जो है सरगुजा संभाग की, वहाँ पर मतदान हो रहा है। ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है। मुद्दे वही है कि लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए और साथ ही साथ रोजगार के लिए, इन सब सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए लोग मतदान कर रहे हैं। आंकड़े अभी 9 बजे तक के जारी हुए, 11 बजे फिर आंकड़े जारी होंगे। निश्चित तौर से अगर देखें तो पिछली बार 78% से ज़्यादा मतदान इन क्षेत्रों में हुआ था। सबसे ज़्यादा मतदान का जो लगभग 88% का जो मतदान था वो कुरुद में हुआ था। तो ये उम्मीद जरूर करेंगे कि पिछले वर्ष के जो चुनाव हुए थे 2018 में, पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को मतदाता पार करेंगे, नया कीर्तिमान बनाएंगे। हाँ, धीरे धीरे लोगों की कतारें बढ़ रही हैं, लोगों में उत्साह जबरदस्त है। अच्छा, बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि अंबिकापुर से सोमेश पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, अंबिकापुर में जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, पीछे कतार बहुत लंबी है, अपने मताधिकार का लोग उपयोग कर रहे हैं। इस निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ जोश कितना ज़्यादा है? तमाम उन फर्स्ट टाइम वोटर्स की हम बात करें, दिव्यांगजनों की बात करें, हम बुजुर्गों की बात करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में। लोकतंत्र का महापर्व आज है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त में महामाया जो यहाँ का मतदान केंद्र है, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और करीबन इन 3 पोलिंग बूथ में 3000 मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो पहली बार यहाँ पर मतदान करने के लिए जो आए हुए हैं, 18 साल जिनकी उम्र है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रोशन ठाकुर। पहली बार मतदान करने के लिए आप आए हैं। हाँ। कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? मतलब ऐसी सरकार जो युवाओं को जॉब दे, जैसे कि फॉर्म भरवा कर और एग्जाम लेकर उसके बाद जॉब अभी तक नहीं मिली है। और क्या क्या दिक्कत है इस इलाके में? और जैसे कि मतलब बस के परिवहन की सुविधा दिया गया था, लेकिन वो 5 सालों के बीच में मतलब एक बार भी नहीं मिला। लास्ट टाइम पे चालू किए लेकिन वो कोई लाभ नहीं उठा पाए। आपका क्या नाम है? राहुल ठाकुर। कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? अच्छे सरकार चाह रहे हैं।
जैसे एग क्या। तो आपने साफ तौर पे सुना, युवा बता रहे थे कि 5 साल पे कोई विकास नहीं हुआ है, हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जो हमारे इलाके में विकास करे। बिल्कुल अच्छी बात है कि विकास के मुद्दे पर इस इलाके में सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीजों की इस इलाके में समस्या है और विकास के मुद्दों को लेकर तमाम लोगों ने बखूबी बात कही है कि हमने अपना मतदान तो कर दिया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास सबसे महत्वपूर्ण है, विकास जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि विकास के मुद्दे पर ही वोट डाले जा रहे हैं। पाटन की अगर बात की जाए अश्विनी, तो पाटन बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से खुद जो भूपेश बघेल हैं वो चुनावी शंखनाद कर रहे हैं और सबसे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये है कि बीजेपी ने उन्हीं के भतीजे को उनके खिलाफ उतारा है। इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है और साथ ही साथ किस तरह की कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं, जो आपने बात भी की होगी यहाँ पर लोगों से, क्या मानना है उनका? जी हाँ, चलो, और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जोगी जिसको कहा जाता है, जी, उसके जो अमित जोगी हैं, जो कि अजीत जोगी के बेटे हैं, जी, वो भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा भतीजे का मुकाबला तो आपने सामने विजय बघेल और भूपेश बघेल में हो ही रहा। अमित जोगी भी पाटन सीट से अपना दाव आजमा रहे हैं और अमित जोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जोगी गुट जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन था, अमित जोगी के माँ जो है वो भी इसी कोटा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि इसी चरण में जहाँ पर मतदान हो रहा है वहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। निश्चित तौर से अगर देखें तो सबकी नज़रें अगर सबसे ज़्यादा कोई सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही तो पाटन है। पाटन में ज़बरदस्त मतदान हो रहा है, जनता अपने घरों से 8 बजे से ही निकल चुकी है। निश्चित तौर से देखने में आएगा कि किसको किस तरीके से जनादेश जब प्राप्त होता है तो जनता किसको चुनती है। लेकिन इस पूरे संभाग की अगर बात करें तो इस पूरे संभाग की सबसे महत्वपूर्ण सीट ये है जिस पर सबकी नजरें हैं। जी, रायपुर संभाग की अगर बात करें, अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें तो इन सब क्षेत्रों में, बिलासपुर संभाग में भी कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जहां पर लोगों की नजर है। तो निश्चित तौर से जनता जनार्दन पिछले 5 वर्षों में किए गए काम को देखते हुए, वर्तमान सरकार के काम और साथ ही साथ भाजपा के घोषणा पत्र को देखते हुए, और सबसे जो मूलभूत बात है कि वो अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए वो मतदान कर रही है। बिल्कुल, साथ ही साथ एक बार फिर से अंबिकापुर का भी रुख करते हैं जहां पर सोमेश मौजूद है। सोमेश, इस सीट पर किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि जनता यहां पर अब विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है, तो ऐसे बहुत से उम्मीदवार इस दौर में हैं जिनकी किस्मत आज जनता जनार्दन ईवीएम में कैद करेगी। जी जरूर, सरगुजा संभाग में 14 सीट हैं और सरगुजा संभाग में जिस जगह पे हम खड़े हैं अंबिकापुर, यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है और जो जनता, स्थानीय जनता ने साफ तौर पे बताया है कि 5 सालों पे जो विकास इस क्षेत्र में होने थे, विकास कार्य नहीं हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों की समस्या है। यहाँ पर नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, उन्होंने तमाम कई बार अपने चीज़ों को बताया है, समस्या का समाधान करने की बात कही है, लेकिन आज तक समाधान इस इलाके में नहीं हुआ है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन मूल समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग काफ़ी समय से परेशान थे और इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर मतदान लोग कर रहे हैं। जी चलिए, आप दोनों ही जिस तरह की चुनावी अपडेट्स हमें छत्तीसगढ़ से दे रहे हैं, आगे भी लगातार जिस तरह से दिन चढ़ता जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़े। आप दोनों से लगातार आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ से इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात अंबिकापुर की हुई है, बात पाटन की हुई है, एक रुख रायपुर का भी लेते हैं, जहां के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। मतदान शुरू होते ही लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, पुरुष, महिलाएं अपनी बारी के इंतजार में हैं। वोट देने पहुंचे मतदाताओं के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता धीरज सिंह ने उनसे बात की है। आइए सुनते हैं। लोकतंत्र का तो मजा यही है कि 5 साल में एक बार सही, लेकिन हमारा भी दिन आता है और आज के दिन हम लोग का इंतजार रहता है कि पहले आप मतदान करो, उसके बाद जो करना है करते रहना। हमारे घर में भी जो बाहर के गेस्ट है वो भी इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हमको जो सही लगेगा उनको हम मतदान करेंगे।
बाकी बेस्ट जो है वो विन करे, यही सोचते हैं हम। जो हमारे लिए अच्छा करे उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं। लोकतंत्र में हमारी आस्था है और हम लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए मतदान करते हैं। दूसरे, हम समग्र तौर से कैंडिडेट को ये देखते हैं कि इसका पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा था। विधायक था तो और नहीं था तब भी उसने जन सेवा क्या की, और उसका जो दृष्टिकोण है वो आत्मोन्मुख है या लोकोन्मुख है, जनता के प्रति उसकी आस्था है या स्वयं के प्रति भरने का है अपना। तो ये इसको देखते हैं और समग्र तौर से हम उस पर विचार करके विचारशील होकर पूर्ण विवेक के साथ मतदान करते हैं। मेंबर विधायक हम उसी को चुने जो कि जनहित में कार्य करे, जो जनहित में कार्य करे उसी को हम मान्यता देते हैं। जनता काफ़ी जागृत हो गई है और काफ़ी अच्छी यानी भीड़ खुद आ रहा है स्वयं होके, और वो किसको देना है क्या देना है वो खुद व्यक्तिगत वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी लाइन सुबह है और ऐसा लग रहा है कि 80% को आसपास ही वोटिंग होगी, ऐसा लग रहा है। ये तो बात की हमने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दूसरे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ जो अहम विधानसभा सीटें थीं, लेकिन अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर भी 230 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर से जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर और जबलपुर से जुड़े हुए हैं आशीष सोनी। पहले रुख करते हैं चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जिस बूथ पर आप खड़े हैं, यहाँ का जायज़ा हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरह से लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। आप जिस तरह से लोग हम पीछे देख पा रहे हैं, साफ तौर पर ये भीड़ इस बात को इंगित करती है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं। आंचल, बिल्कुल सही बात कही आपने, और जैसे आपने कहा कि कैसा यहाँ का माहौल मैं आपको दिखाऊं, ये जो कतार हैं वो काफ़ी लंबी कतारें यहाँ पर थीं। सुबह 7 बजे से यहाँ पर कतारें हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये जो बूथ है, जिस बूथ में मैं आया हूँ, ये आदर्श मतदान केंद्र है, तो यहाँ कोशिश ये है कि क्यू लेस ये रहे, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं कि अपनी बारी का इंतज़ार करें लोग और फिर उसके बाद वोटिंग करें। सब डिजिटल तरीके से इसको करने की कोशिश की गई है। तो सुबह 7 बजे से मैंने यहाँ पर देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो आने शुरू हो गए थे, और जो तमाम यहाँ के नामचीन हस्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आकर के वोट देके गई हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी, इन्होंने भी यहाँ पर अपने परिवार सहित वोट डाला था। तो ये यहाँ पर नज़ारा इस प्रकार से है, और ये जो आदर्श केंद्र है इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से डिजिटल इसको कर दिया गया है। अब जब आते हैं तो उसमें रोबोट आपको दिखाई देता है जो आपको वेलकम करता है। उसके बाद आपको एक डिजिटल एक पर्ची दी जाती है जिसमें आपकी प्रतीक्षा की जो सूची होती है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बैठने के भी अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं। साज सजावट पूरी तरीके से की गई है। चुनावी रंग, चुनावी माहौल जिस प्रकार से है उसमें इसको रंगा गया है। डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर दी गई है जिसमें सारे कैंडिडेट्स और उनके चुनाव चिन्हों को यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि मतदाता के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे कि वो गलत चिन्ह पर अगर वो निशान वो अपना वोट ना डाल दें। तो ये पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर तैयारियाँ ये की जा रही थी कि मतदाताओं को यहाँ तक लाया जाए, मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और उसकी ये तैयारियाँ थी। यहाँ फीडिंग रूम भी बनाए गए हैं जो महिलाएं बच्चों के साथ आती हैं, या किसी प्रकार की अप्रिय घटना अगर घटती है तो उसके लिए मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ पर हैं। तो खाने पीने का भी इंतजाम है, और वॉशरूम की पूरी व्यवस्था है, क्योंकि स्वच्छता के मानक में नंबर 1 माना जाता है इंदौर, और वो मानते हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत में भी इंदौर को नंबर 1 बनाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर सुविधाएँ यहाँ पर दी गई हैं। और चुनाव आयोग ने एक अभिनव प्रयास ये भी किया इस बार आंचल की, जो लोग मजदूर बाहर गए हुए थे उनको उन तमाम राज्यों में जो कि मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं, वहाँ पर जो जितने भी राज्य हैं उनको एप्लीकेशन लाई गई, चिट्ठियाँ लिखी गई कि जो हमारे मतदान करने वाले लोग हैं अगर वो मध्य प्रदेश में आते हैं मतदान करने के लिए तो उनका वेतन ना काटा जाए, ताकि उनके अंदर एक उत्साह रहे वोट डालने का, और उन्हें अपने सैलरी मतलब कटने का उन्हें कोई दुख ना हो। तो इसलिए ये व्यवस्था भी की गई। जो युवा यहाँ से बाहर गए हुए हैं शिक्षा के लिए, तो वहाँ पर उनके परिजनों से भी बातचीत की गई है ताकि वो यहाँ पर आएँ। कुछ लोग दिवाली पर यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको भी रोकने की कोशिश की गई ताकि वो मतदान बूथ तक आएँ। तो तमाम तैयारियां जो की गई थी वो ज़मीनी स्तर पर अभी फलीभूत होती नज़र आ रही है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ मतदान केंद्र खचाखच भरा हुआ है,
और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही हैं, फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पर आ रहे हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मतदान करने आ रही हैं। काफ़ी उत्साह, काफ़ी उमंग, काफ़ी जोश उनमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और एक रुख जबलपुर का भी ले लेते हैं। हमारे साथ आशीष सोनी मौजूद हैं। आशीष, जबलपुर के जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरह से चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, कैसे वो अपने मताधिकार के संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल आंचल, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। 18,71,320 मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था यहाँ पर की है। और इस जबलपुर में 8 विधानसभा सीट में से हम जबलपुर कैंट विधानसभा सीट पर इस समय मौजूद है। यहाँ पर बुजुर्ग मतदाताओं के साथ नव मतदाताओं का भी आने का सिलसिला जारी है। जबलपुर की बात करें तो तकरीबन 11% वोटिंग अब तक यहाँ पर हो चुकी है। जबलपुर में खास तौर पर यहाँ पर जबलपुर जिले में यदि बात करें तो 2130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 500 मतदान केंद्र संवेदनशील है, 23 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए हैं। सुरक्षा के माकूल इंतजामात हैं। लगातार मतदाता जो हैं वो अपने मतदान केंद्र की तरफ पहुंच रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। कैंट विधानसभा के इस साइंस कॉलेज में मतदान क्रमांक 132, 133, 134 और 135 ऐसे 4 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। पौष इलाका है। जबलपुर की हाई प्रोफाइल सीट में बात करें तो जबलपुर पश्चिम से जबलपुर के सांसद, बीजेपी के सांसद हैं राकेश सिंह, उनके सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं तरुण भनोत, मुख्य मुकाबला इनके बीच में है। इसके साथ ही जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर कैंट और पनागा, सिहोरा, बरगी, पाटन, ये ऐसी 8 विधानसभा सीट है जहां पर लगातार मतदान जारी है। महाकौशल क्षेत्र का सबसे प्रमुख जिला माना जाता है जबलपुर। यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी पहुंची थी, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही लगातार मतदाताओं के आने का सिलसिला यहाँ जारी है। खासतौर पर बुजुर्ग मतदाताओं में भी खासा उत्साह है। दिव्यांग मतदाता जिनके लिए निर्वाचन आयोग ने अलग से व्यवस्था की है, लेकिन उसके बाद भी दिव्यांग मतदाता ऐसे हैं यहाँ पर देखने को मिले हैं जो मतदान केंद्र पहुंचकर जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। आंचल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष और चंद्रशेखर, आपका इन तमाम मध्य प्रदेश से चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। और लगातार आपसे आगे भी हम बुलेटिन में अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 230 सीटों के लिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और हम भी इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जहां वोटिंग हो रही है, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है, अगर आप उस दायरे में आते हैं तो कृपया अपने घर से निकलें और वोट ज़रूर करें। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आने के साथ साथ राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शाम अजमेर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रोड शो का भी कार्यक्रम है। अमित शाह की पहली जनसभा शाम करीब 4 बजे अजमेर के विजयनगर में होगी। वहीं 5:15 बजे अजमेर के ही नसीराबाद में वो रैली करने वाले हैं। इसके बाद अजमेर में ही 6:30 बजे रोड शो का कार्यक्रम है।
वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनावी राज्य तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और पद यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा पिनापाका में होगी। पिनापाका में वे नरसंपेट जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे वारंगल में पद यात्रा भी करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराने में सफलता पाई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से होगा। जीत के लिए मिले 213 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 48वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वार्नर और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। वार्नर 29 रन बनाकर आउट हुए। मिशेल मार्श खाता भी नहीं खोल पाए। ट्रेविस हेड ने 62 रन की तेज पारी खेली। लाबुशेन 18 और मैक्सवेल 1 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ 30 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इंग्लिश ने 28 रन की पारी खेली और उसके बाद कमिंस और स्टार्क ने संभलकर खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहला झटका कप्तान टेम्बा बेवुमा के रूप में लगा, जो 0 पर मिशेल स्टार्क की गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों विकेट के पीछे लपके गए। अफ्रीका इस झटके से उभर भी नहीं पाया था कि टीम को दूसरा झटका क्विंटन डी कॉक के रूप में लगा, जिन्हें जोश हेजलवुड ने 3 रन पर वापस पवेलियन भेज दिया। मिलर और क्लासेन ने 5 विकेट के लिए 95 रन जोड़े। क्लासेन ने 47 रन की पारी खेली। डेविड मिलर ने एक छोर को संभालते हुए शतक पूरा किया और 101 रन बनाकर वो आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.4 ओवर में 212 रन पर आउट हो गई। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।